विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं इतना आसान होता है जो कोई भी समझ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें इतनी घिसी पिटी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो समाज में अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के द्वारा ये कविताएं बनाते हैं, लेकिन इनकी कविताएं जो मज़ेदार होती हैं उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा होता है, कुछ अलग मज़ा छुपा होता है। तो आज हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ने से पहले ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और बयान, कविता और कथा दोनों में मामूली बातचीत की मध्यम लय है। मामूली जैसे बातचीत होता है वैसे ही धीरे धीरे जो बातचीत करते हैं हम एक दूसरे से, लहजे में शुरू ही नहीं ख़त्म भी हो जाता है इनकी कविताएं। रोज़मर्रे के सामान्य व्यवहारित एक हद तक घिसे पिटे शब्दों में उनका समूचा साहित्य लिखा गया है। जो रोज़मर्रे के जीवन में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, सामान्य व्यवहार में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उसी शब्दों में एक हद तक घिसे पिटे शब्दों में उनका पूरा का पूरा साहित्य, इनका जो विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य है ये लिखा गया है। साक्षर, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे अक्षर का ज्ञान है, साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके पास संवेदना होनी चाहिए, उसके पास सोचने की शक्ति जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी भाषा है उनकी, पर उन्हीं शब्दों से एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है। उन्हीं घिसे पिटे शब्दों से एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते किंतु सबसे कम विवेचित किए गए लेखक हैं। इनकी विवेचना बहुत कम होती है। यहाँ पर जो कविता है वो कविता किस किताब से लिया गया है, वो कविता संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं। जिस कविता संग्रह का नाम है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जैसे विचार चला जाता है, से ये किताब का नाम है। से कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। कविता ऊपर कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है कि इनकी कविताएं कितनी आसान है। कविता का नायक जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतूहलपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा कदम कदम पर और हर एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थता ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ है और प्रवाहित है। वह हमारा आधार है। यहाँ पर जो बाप है वो पूछता है अपनी बेटी से कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पर है। ये कविता एकदम सामान्य अर्थ में स्टार्ट होता है, शुरू होती है, लेकिन ये ऐसे गूढ़ रहस्य में, गूढ़ अर्थ में पहुंच जाती है जो आप जब पढ़ेंगे तभी अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इनके द्वारा कितना अच्छा लिखा गया है कि दुनिया जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। आवाज़ नहीं दी मैंने उसको, उस कुएं पर, इस संसार रूपी कुएं पर कोई बच्चा चढ़ा है। दुनिया जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। आवाज़ नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो। चुपचाप धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको। बस इतना चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप, बहुत धीरे चला। ये देखिए, ये है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया। सुनना यह किसी बाप के लिए, जब कोई बाप अपने प्यारे से नन्हे बेटे को कंधे पर बिठाता है, नन्हे बेटे को कोई दादा अगर अपने बच्चे को, घर में कोई छोटा बच्चा उसको अगर कंधे पर बिठाता है तो वो क्या बोलता है कि देखो देखो मैं दादा से बड़ा हो गया। देखो वो एकदम उछलने लगता है कि मैं दादा से बड़ा हो गया, लंबा हो गया। ये चीज़ जब कोई सुनता है तो यहाँ से लेकर के, इस घटना से लेकर के, जब कोई दादा या कोई बाप अपने बेटे को, अपने छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाता है तो वो कहता है कि देखो मैं पापा से बड़ा हो गया, देखो मैं दादा से बड़ा हो गया। ये जो घटना घटती है, और कौन सी घटना घटती है, प्यारी बिटिया से पूछूंगा
जब कोई बाप अपने प्यारी बिटिया से पूछता है खेल खेल में कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, चिमटा, करछुल, सिगरी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, कीला दरवाजे में धंसा हुआ, जो कीला दरवाजे में धंसा हुआ है वह बोलेगी झटपट। वो बोलेगी कि चिमटे में लोहा है, करछुल में लोहा है, सिगरी, समसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे, कीला जो दरवाजे में धंसा हुआ है उसमें भी लोहा है। रुककर वो फिर याद करेगी, थोड़ी देर वो बच्ची रुक कर के याद करेगी कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के 2 खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी। वो जो तार है जो 2 खंभों से बंधा हुआ है वो भी तो लोहे की है, जिस पर भैया की गीली चड्डी सूख रही है। फिर एक सेफ्टी पिन, पूरी की पूरी साइकिल पूरी सेफ्टी पिन, पूरी की पूरी साइकिल लोहे की बनी है। आसपास वह ध्यान करेगी और सोचेगी, फिर वो आसपास अपना ध्यान घुमाएगी। बच्ची है, छोटी बच्ची चंचल सी, तो वो आसपास ध्यान करेगी और सोचेगी। दुबली पतली, वो दुबली सी है, पतली सी है वो छोटी बच्ची, हरकत में तेजी कि कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। एकदम वो कहीं कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, एकदम छटपटा रही है कि कितनी जल्दी जान जाए कि आसपास कहाँ कहाँ पर लोहा है। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, कि मैं उसको सिखला रहा हूँ या फिर याद दिला रहा हूँ कि देखो फावड़ा में, कुदाली में, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। फिर ये मैं याद दिलाऊंगा कि इस समय भी लोहा है। फिर पत्नी याद दिलाएगी उस बिटिया को, जैसे समझाएगी, याद दिलाएगी या फिर समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी लोहे की बनी है, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री जिस पर वो रोज़ रस्सी खींची जाती है, वो जो घिरनी है वो लोहे की बनी है, छत्ते की कारी डंडी और घमेला, जो छत्ते की डंडी होती है, घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला, वो सब जगह जगह लोहे के टीले, जगह जगह लोहे के टीले बने हुए हैं, चाकू, हंसिया, ये सब भी लोहे का बना हुआ है। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है। इसी तरह मैं और बिटिया दोनों साथ साथ घूमेंगे और ढूंढेंगे कि आखिर लोहा कहाँ कहाँ पर है, किस किस चीज़ में लोहा है। इस घटना से उस घटना तक, बच्चा जब बड़ा हो रहा था उस घटना से एक बिटिया को जब सिखलाया जा रहा है उस घटना तक, हर घटना में जो हम खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हर जगह पर लोहा है। कुछ ऐसा चीज़ छूटा ही नहीं जहाँ पर लोहा है। लोहे के बिना ज़िंदगी अधूरी है। हर जगह लोहा, चाहे गेट में देखो, खेत में देखो, घर में देखो, छत पे देखो, दीवार पे देखो, किवाड़ी में देखो, हर जगह लोहा है। ठीक उसी तरीके से हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। जिस प्रकार ये जो लोहा है ये हर जगह व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लड़के हैं, वो भी हर जगह उसी तरीके से व्याप्त हैं जिस तरीके से ये लोहा। और जितना काम इन लोहों का है, हर चीज़ में लोहा है, तो ये सारा का सारा जो बोझ उठाने वाला काम है, खेत जोतने वाला काम है, फिर वो किसी चीज़ को, किसी का बोझ उठाने वाला काम है, वो सारा काम कौन कर रहा है? लोहा। ठीक उसी लोहे की तरह जैसे कोई मेहनतकश लड़का पूरा दिन काम करता है, तो वो जो लड़का मेहनतकश जो मजदूर है, जो मेहनतकश लड़का है, जो कभी बोल रहा था कि देखो मैं दादा से बड़ा हो गया, वो बच्चा भी एक लोहा है जो लोगों का बोझ उठाता है, जो मजदूरी करता है, जो मेहनत करता है। और हर वो औरत जो बिटिया अभी सोच रही थी कि कहाँ कहाँ लोहा है, जिसे मैं सिखा रहा था, दरअसल वो भी हर वो औरत जो दबी सताई है, गरीब है, वो भी जो बोझ उठाती है, वो भी लोहा है। वो भी वही मजबूत लोहा है जो हर काम करता है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, वो लड़का जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो जाए। लड़की का हो दूल्हा प्यारा, और वो जो लड़की है, बच्ची है मेरे घर में,
उसका जो दूल्हा है वो बहुत प्यारा सा दूल्हा हो, मतलब दोनों जवान हो जाए, बड़े हो जाए। उस घटना तक हर एक घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा। ये जो लोग हैं, ये जो लड़के हैं, जो मेहनत करने वाले लड़के हैं, या फिर ये जो गरीब बच्ची है जो अभी खेल रही है, कूद रही है, जिसका प्यारा सा दूल्हा होगा, तो हो सकता है ये भी एक दबी सताई लोहा बन जाए, जिसे दबाया जाए, सताया जाए इसके पति के द्वारा या फिर इसके समाज के द्वारा। और वो जो लड़का अभी कूद रहा है, उछल रहा है, वो मजदूर बन जाए, जिसे जो मेहनत कश हो, मेहनत मजदूरी से अपना घर चलाए, वो भी कहीं लोहा न बन जाए। तो हर वो व्यक्ति लोहा है जो मेहनत करता है, हर वो औरत दबी सताई बच्ची, जो छोटी सी बच्ची है, एक तरफ कहाँ छोटी बच्ची धीरे धीरे जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, उस घटना से उसके लोहा बनने की घटना। और जो बच्चा अभी बोल रहा है दादा देखो मैं दादा से बड़ा हो गया, मैं पापा से बड़ा हो गया, उस घटना से उसके लोहा बनने तक की घटना, ठीक है, उसका वर्णन किया गया है इसमें। यहाँ पर एक और कविता है इनकी, एक चेतावनी है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या बोलते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की ही कविता है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा विनोद कुमार शुक्ल के बारे में समझते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। विनोद कुमार शुक्ल, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास स्थान था, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी में रहते थे। वृत्ति इनका जो पेशा था वो था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। ये निराला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। इन्होंने निराला सृजन पीठ में इन्होंने साहित्य लिखी अतिथि के रूप में। सम्मान इनको जो मिला रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय की कविता हमने पढ़ी अभी। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी भी मिला इनको। इनकी जो कृतियाँ थी, पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद इसका नाम है, पहचान सीरीज के अंतर 1971 में प्रकाशित हुई। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये किताब का नाम है। सब कुछ होना बचा रहेगा, ये भी किताब का नाम है। अतिरिक्त नहीं, सभी कविता संकलन, ये किताब का नाम है पूरा का पूरा। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सारे उपन्यास हैं। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये सब कहानी संग्रह है और ये सब कविता संग्रह है। अतिरिक्त नहीं, ये भी कविता संग्रह है। ये सब कविता संग्रह है, ये कहानी, और ये कहानी संग्रह, ये उपन्यास है। विशेष क्या है, उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ इनके उपन्यासों का, और इन्होंने भी किया। इतावली भाषा में इनकी कविताओं में एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। इनकी कविताओं में एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है इतावली भाषा में। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया है। नीकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल ने फिल्म भी बनाया है। 20वीं शताब्दी के 7वें-8वें दशक में, मतलब 1970 से 1980 के बीच में, विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, जिस धारा में सारे कवि लिख रहे थे जटिल जटिल शब्दों का इस्तेमाल करके, तो उन सारे धाराओं से अलग होकर के देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, इनकी कविताएं जो है वो देखने में सरल है, सरल शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन बनावट में जटिल। अपने न्याय रेपन के कारण उन्होंने सुधी जनों का ध्यान आकृष्ट किया। जो सुधी जन हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। विनोद कुमार शुक्ल कवि भी हैं और कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, और इनकी कविताओं का, कहानियों का बहुत अच्छी बात यह है कि ये साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके लिखा गया है। आम लोग जिन्हें शब्दकोश देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो समझ सकते हैं, लेकिन उसमें छुपी हुई जो बातें होती है वो साधारण नहीं होती है, ठीक है, वो घिसी पिटी नहीं होती है, वो एकदम उसमें से एक अलग प्रकार की चमक निकलती रहती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक चेतावनी है। चेतावनी का मतलब होता है चेत जाना। हम किसी को चेतावनी देते हैं कि देख लो ये चेतावनी है, दोबारा ये मत करना। तो चेतावनी का मतलब होता है चेताना, किसी को संभलने के लिए कहना। तो यह एक चेतावनी है, हमें संभलने के लिए कहा जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि यह एक चेतावनी है कि एक छोटा बच्चा है, चेत जाना चाहिए
कि एक छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, वो बड़ा होकर के क्या बनेगा वो लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में है कि हम उसे एक छोटा सा बच्चा है, एक जैसे कांच बांस जो होता है, कच्चा बांस, उसको हम जिस रूप में बनाएंगे, उसका छिट्टा बनाएंगे छिट्टा बन जाएगा, उसका सूप बनाएंगे तो सूप बन जाएगा। कांच बांस को हम तीर बनाए, धनुष बनाए, जो भी बनाए वो उस रूप में ढल जाएगा। कांच करची जो होती है, बांस जो होता है, तो एक चेतावनी है कि छोटा सा बच्चा है, उसको आप जिस रूप में ढालें, उसको आप अच्छा नागरिक बनाएं, बुरा नागरिक बनाएं, एक सरल स्वभाव वाला बनाएं या कुटिल स्वभाव वाला बनाएं, उसे आप एक मासूम भोला सा ईमानदार सच्चा नागरिक बनाएं, एक अच्छा नागरिक बनाएं, या फिर उसे एकदम कुटिलता दें, उसके मन में पाप भर दें, ईर्ष्या द्वेष जलन भर दें, बदले की भावना भर दें, वो बनाएं। ये हमारे हाथ में। तो ये चेतावनी है कि एक छोटा सा बच्चा है, तो छोटा सा बच्चा एक चेतावनी की तरह होता है। यह चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं, चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं, हमें चेत जाना चाहिए कि चलो 4 फूल खिले तो हैं, कहीं ऐसा दिन ना आए, कहीं ऐसा समय ना आए कि वो 4 फूल भी न खिले। जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस प्रकार से जंगलों को काटा जा रहा है, ये एक चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं, और 4 ही फूल खिले हैं, 40 फूल नहीं खिले हैं, और धीरे धीरे उन फूलों की संख्या भी कम होती जा रही है। तो 4 फूल मतलब एकदम थोड़े फूल खिले हैं, तो ये चेतावनी है कि रुक जाओ, संभल जाओ, पेड़ों को काटना बंद करो। यह चेतावनी है कि खुशी है, चेतावनी है कि खुशी है, आप खुश हैं, आपके मन में खुशी है, तो ये चेतावनी है, चेत जाओ, उस खुशी को बरकरार करके रखना है। और घड़े में भरा हुआ पानी पीने के लायक है, आपके घड़े में जो पानी रखा हुआ है वो पीने के लायक है। ये एक चेतावनी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, जिस प्रकार से जल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, नदियों का पानी बर्बाद होता जा रहा है, गंगा प्रदूषित होती जा रही है, जीवनदायिनी गंगा जो भारत में भूमिगत जल का सबसे बड़ा स्रोत है और अलग अलग शहरों में पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, वो गंगा प्रदूषित हो रही है, यमुना प्रदूषित हो रही है, भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है और नदियों में गंदगी डाला जा रहा है, और नल के द्वारा जल और भूमिगत पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खींच करके निकाला जा रहा है, पेड़ पौधों को भरा जा रहा है, कुएं तो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं। तो ये चेतावनी है कि तुम्हारे घड़े में जो पानी रखा हुआ है वो पीने लायक है, समझ जाओ। हवा में सांस ली जा सकती है, यह चेतावनी है, चेतावनी है कि अभी तुम हवा में सांस ले सकते हो, नहीं तो जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से धुएं निकल रहे हैं, प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जिस प्रकार से गंदगियों को जलाया जा रहा है, जिस प्रकार से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से निकलने वाले शीशे, डीजल से निकलने वाले खतरनाक केमिकल्स निकल रहे हैं, और हवा में अलग अलग प्रकार के कल कारखानों से निकलने वाले धुएं फैलते जा रहे हैं। तो ये चेतावनी है कि तुम हवा में सांस ले सकते हो, संभल जाओ, वायु प्रदूषण को कम करो। यह चेतावनी है कि दुनिया है, ये दुनिया है, ये बची हुई है, ये चेतावनी है, बचा लो इस दुनिया को, और बची हुई दुनिया में मैं बचा हुआ हूँ, ये भी चेतावनी है कि मैं अभी बचा हुआ हूँ। यह चेतावनी है कि मैं बचा हुआ हूँ। किसी होने वाले युद्ध से जीवित बचकर निकलकर मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उस दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, जिस प्रकार से इस दुनिया में कलह चल रहे हैं, एक दूसरे से लोग लड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष और जलन आ रहा है, तो ये एक चेतावनी है कि मैं जीवित बचा हुआ हूँ। मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूँ, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ, मैं इस जिंदगी के आखिरी क्षणों तक अनंत काल जीने की कामना करके मरना चाहता हूँ। मैं किसी युद्ध में मरना नहीं चाहता, मैं किसी झगड़े में, किसी बमबारी में, किसी दुर्घटना में मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं आखिरी क्षणों तक अनंत काल की जीने की कामना करूँ कि कुछ साल और जी जाएं, कुछ साल और जी जाएं, ऐसे करके मैं मरना चाहता हूँ। और मैं अपनी अहमियत से, मेरी भी कुछ अहमियत हो, मेरी भी कुछ पहचान हो, मेरी भी कुछ अहमियत हो, मेरा भी कोई नाम हो, मैं वो सब करके मरना चाहता हूँ। मैं किसी झगड़े झंझट में
मैं किसी युद्ध में कोई चाकू पेट में भोंक दिया, उससे मर गया, ऐसे कुत्ते की मौत मैं नहीं मरना चाहता। मैं अपनी अहमियत से मरना चाहता हूँ। तो ये चेतावनी है कि मैं बचा हुआ हूँ। जिस प्रकार से झगड़ा बढ़ रहा है उस प्रकार मैं बचा हूँ, मतलब आप बचे हैं, लोग बचे हैं। तो संभल जाओ, युद्ध बंद करो, झगड़ा बंद करो। 4 फूल खिले हैं और दुनिया है। ये चेतावनी है कि 4 फूल खिले हैं और ये चेतावनी है कि दुनिया बची हुई है। तो इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, प्रदूषित हो जाए, दुनिया में युद्ध छिड़ जाए, लोगों के मन में बैर का भाव आ जाए, इससे पहले ये सारी चेतावनियाँ हैं। और इस चेतावनी से हमें चेत जाना है, हमें संभल जाना है। क्योंकि जब ये सब नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा फिर। वो धरती बची रहेगी, हम नहीं रहेंगे खेती करने के लिए। वो फूल बचा रहेगा, हम सूंघने के लिए नहीं होंगे। अपनी प्रेमिका को वो फूल गिफ्ट करने के लिए नहीं होंगे। वो दुकानों में वो कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट पड़ा रहेगा और हम नहीं होंगे वैलेंटाइन डे के चॉकलेट डे पर किसी को देने के लिए या किसी का चॉकलेट खाने के लिए। समझे? तो ये सारी चेतावनियाँ हैं, तो इससे हमें चेत जाना है। तो कितने सरल शब्दों में जो शुक्ल जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल, इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो ये सारी कविताएं अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे थोड़ा हौसला बढ़ता है। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन 12th का लगभग सारे चैप्टर का इंग्लिश तो बना ही हुआ है, एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा बिहार बोर्ड क्लास 12th का, और हिंदी का भी काव्य खंड का सारा चैप्टर का ख़त्म हो गया। देख लीजिए, ज़बरदस्त मैंने व्याख्या की है। और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल का रीच बढ़े, क्योंकि वीडियो ना डालने की वजह से चैनल का रीच कम हो चुका है। तो आप लोग ही थोड़ा मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।